तो बच्चे लोग लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया था यहाँ पे, वहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं। 12th में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था 5 स्टार इसलिए बोला था क्वेश्चन क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और चारों ऑप्शन अपने जो वहाँ पे दिए हुए वो चारों के चारों रॉन्ग थे, है ना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फिर से ध्यान से देखना, वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। नाउ दिस आई हैड एक्सप्लेन टू यू लास्ट टाइम आल्सो, बट वील डू इट रिवाइज क्विकली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं वो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? कि वो एनर्जी है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम तब जो एनर्जी बाहर जाती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये ऑपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है। इसको इस तरह से देखो कि आपके पास एक एलिमेंट है, लेट्स से ई, एक एलिमेंट है ई, ठीक है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन मैंने ले लिया ई। ई जो है वो ई प्लस भी बन सकता है, ई जो है वो ई माइनस भी बन सकता है। यहां तक क्लियर? ओके। जब वो ई प्लस बन रहा है ना तो वो गेन करेगा एनर्जी को। गेन करेगा क्यों भाई? क्योंकि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे। समझ में आ रही बात? जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है। और जब ये ई माइनस बन रहा है तो ये लूज करेगा एनर्जी, लॉजिकल बात है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनर्जी बाहर फेंकेगा। ये भी बात समझ में आ गई आपको, है ना। इस तरह से अब देखना कि जब मैं गेन करने के लिए बोल रहा हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और लूज करने के लिए बोल रहा हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ये भी बात समझ में आई? ऑब्वियसली पॉजिटिव को मैं गेन को मैं पॉजिटिव वैल्यू बोलूंगा और लॉस को मैं नेगेटिव वैल्यू बोलूंगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको जनरली नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, ऐसा बोला उसने, मतलब नेगेटिव में वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाती, वो हाईली नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जाती है वैल्यू। पॉजिटिव की जगह हम लोग लेस नेगेटिव बोलते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम ये बोल रहे हैं कि वैल्यू बढ़ रही है तो हम एक्चुअली टेक्निकली ये नहीं बोल रहे कि वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, हम ये कहेंगे कि वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है। किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, और यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई, है ना। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसा होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। क्या होता है? ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते रहता है। क्यों? लॉजिकल बात है भाई, ऊपर से नीचे आते आते मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये पिछली बार भी किया था, और मेटल्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उनको एनर्जी कम चाहिए, है ना। तो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कंपेयर कर रहा हूं तो ऊपर से नीचे आते वक्त वैल्यू डिक्रीज होती है। बात समझ में आई सबको? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो यहां पे भी सेम फंडा है, टॉप टू बॉटम यहां पर भी फंडा जो है वो वैसे ही है, पर यहां पर जैसा मैंने बताया कि आपको इंक्रीज डिक्रीज के मामले में नहीं लिखना है, आपको कैसा लिखना है? लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव के मामले में लिखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हाँ, तो here top to bottom becomes less negative. क्या समझा? ये becomes less negative. आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी टॉप टू बॉटम, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो लेस नेगेटिव हो रही है। ये तो एक बात होगी। दूसरी, अगर मैं लेफ्ट टू राइट बोलूं,
अगर मैं इसको देखूं कि भाई लेफ्ट टू राइट, तो ये इंक्रीज हो रहा है उल्टा, और ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो है ये मोर नेगेटिव होता जाएगा, है ना। तो ये जो दो फंडे हैं, ये वाले, ये आपको यहां पे अभी अप्लाई होंगे, देखना, है ना, इस तरह से। यहां से देखिए क्या फंडा है। तो यहां पर वो पूछ रहा है भाई लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव। तो सबसे लीस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, लेफ्ट मोस्ट वाला होगा, बात समझो, सबसे लेफ्ट में होगा वो लीस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट आते आते बढ़ने वाला है, ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। तो लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव वो पूछ रहा है आपसे। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। चेक करो, कैल्शियम कहां पे आपके पीरियोडिक टेबल में, सेकंड रो में है ना, ग्रुप 2 का एलिमेंट। फिर एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, फिर कार्बन जो है ग्रुप 14 का है, फिर ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का है, फिर फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का है ना। तो लेफ्ट टू राइट आते आते आप लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव पे आ गए, बात खत्म। सिंपल हो गया, बात समझ में आ गई। ये ट्रेंड आप ऐसे लिख के रखेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है ना, ट्रेंड लिखना है प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा कि एसिडिक, कर्सर आपको दिख रहा है क्वेश्चन पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस, ये वाला 14 क्वेश्चन। In which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the, again वही है, मतलब एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको जज करना है कि कौन सा वाला इनकरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में लिख के बता देता हूँ कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए आपको दिया है HCl, ऑप्शन ए आपको दिया है HFCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तो सही है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी ये वाली तो सही है, टॉप टू बॉटम आते आते आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है हैलोजेंस में, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, आयोडीन की साइज बढ़ी है ना, तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो वीक बॉन्ड हो जाता है, वीक बॉन्ड तो आसानी से टूट जाता है। तो आयोडीन वाला जो है HI जो है वो आसानी से H देता है, फ्लोरीन वाला आसानी से H नहीं देता। तो HI बहुत अच्छा एसिड है, HF अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है, ये तो सही बात है। अपने को इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो ए तो नहीं है इनकरेक्ट। दूसरा वो बोलता है भाई H2O, H2S, H2SE और H2TE कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हैं, देखो जरा बच्चों, ये हाइड्राइड्स ऑफ कौन से ग्रुप लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, ग्रुप 16 के। इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज। नाउ व्हाट इज pKa? pKa इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, है ना। ये pKa वैल्यूज के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। Ka जितना ज्यादा उतना अच्छा एसिड, pKa जितना ज्यादा उतना वीक एसिड, है ना। तो यहां पे ये बोल रहा है भाई आपका pKa वैल्यूज ऐसा लिखा हुआ है, और उसने क्या बोला कि भाई आपका H2TE जो है उसका pKa वैल्यू सबसे ज्यादा, ऐसा वो बोल रहा है। तो डज दैट मीन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, pKa वैल्यू के बारे में ध्यान से सुनना जरा। वो बोल रहा है H2TE का pKa वैल्यू सबसे ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है वो आपको। इसका ये मतलब है कि वो आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वीकेस्ट है, बोलो हाँ कि ना। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, pKa वैल्यू जितनी ज्यादा उतना एसिड वीक, ठीक है, pKa वैल्यू जितनी ज्यादा उतना एसिड वीक। अभी आपको मैंने क्या समझाया, एक मिनट पहले यहाँ पे क्या समझाया कि भाई टॉप टू बॉटम आते आते एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और यहाँ पे देखो ये बोलता है भाई ऑक्सीजन से सल्फर से सेलेनियम से टेलुरियम, यानी कि टॉप टू बॉटम आते आते ये बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो ये तो गलत हो गया ना यार, है कि नहीं। तो टॉप टू बॉटम आते वक्त तो क्या होना चाहिए था अपने यहाँ,
पीके वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, अपनी पीके वैल्यू एक्चुअली कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बढ़ रही है, रॉन्ग बोल रहा है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी। समझ में आई बात? ठीक है, ये तो बहुत ही, फर्स्ट ए ऑप्शन और बी ऑप्शन अगर कंपेयर करें तो ये हमको आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो फिर से देख लो, H2TE उसने बोला कि भाई दीज आर द वैल्यूज ऑफ pKa, जबकि इन रियलिटी व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ pKa, उल्टा है ना, द रियल वैल्यूज ऑफ pKa शुड बी उल्टा। तो इसको क्या करो, आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे कि भाई दिस इज अब ऐसा लिखो, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और उल्टा आप नीचे क्या लिखोगे, करेक्ट वाला लिखोगे। H2O की ज्यादा, फिर H2S, फिर आपकी H2Se और फिर H2TE, ये वाली जो है ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे, आपको पता है कि सही क्या है और आपको क्या पढ़ना है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो उन्होंने दिया है उसके बाद देखो ग्रुप 15 है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, वापस इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, बरोबर है। फिर कार्बन सिलिकॉन टिन लेड, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, बरोबर है। नीचे जाते जाते ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ये भी सही है, इसलिए बी रॉन्ग है। बहुत अच्छा, बट उन्होंने पीके वैल्यू से दिया था, तो ये याद रखना, पीके वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। सेम वे पीकेबी वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, जिसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन ये ऐसे बहुत क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप देख सकते हो, है ना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। Among the isoelectronic species, smaller is the positive charge and smaller is the ionic radius। ये completely wrong, पहली स्टेटमेंट completely wrong है, ये भी मैं आपको पिछली बार भी समझा चुका हूँ। यहीं पर देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार रेफर करना, मैंने समझाया है क्वेश्चन नंबर 10 में, और वहाँ पर मैंने क्लियरली कहा था कि फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये स्टेटमेंट भी आप लिख के रखना, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उसको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मोर पॉजिटिव चार्ज या मोर नेगेटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज मतलब स्मॉलर साइज, मोर नेगेटिव चार्ज मतलब लार्जर साइज। बहुत ही सिंपल। अब क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, आपको आंसर एकदम ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। वो उल्टा लिखा है उसने, देखो क्या लिखा है उसने, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस, नहीं भाई, मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस होना चाहिए था, है ना, तो ए गलत है, ए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। अरे बहुत इजी है यार, अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। बोलो हाँ की ना। तो आपके लिए 16 का आंसर निकालना 2 सेकंड का काम है। बताओ कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी अगर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5.1 है, तो आंसर क्या आएगा। वो बोलता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 जो है वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, करेक्ट, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, डबल नहीं होगी, -5.1 हो जाएगी, क्योंकि सोडियम मोनोवैलेंट है ना, एक इलेक्ट्रॉन देगा या एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या, बस, है ना, यहाँ पर वो फंडा है।
तो जो E1 है उसकी वो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो एनर्जी मांग रहा था कितनी, +5.1। तो ये मैंने इसलिए क्लैरिटी के साथ लिखा है ना बच्चों, यहाँ देखना बहुत ही क्लैरिटी के साथ लिखा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ये भी लिखा हुआ है। आपको जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर कॉन्सेप्ट अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो आप देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया सीधा सीधा 16th का क्या आ गया आंसर, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई आपको? बढ़िया, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, ये भी पिछली बार पूरी लिस्ट याद करवा दी थी, याद है लिस्ट, याद है? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, याद है लिस्ट बताई थी, आंसर बता दो। 17th एम्फोटेरिक कौन सा वाला आता है, एक ही है इसमें से, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ये शायद मैंने आपको लिखवाया था, ये रहा देखो लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखवाया ना, लेड एल्यूमिनियम प्रभु अल्लाह सब जन की आस सुनो, ऐसा लिखवाया ना। PbAl एंटीमनी जिंक आर्सेनिक और टिन आया ना, टिन देखो ऑप्शन ए 17 का इज टिन ऑक्साइड, सही है कि नहीं है? कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है और आपको रेपिटेशन भी समझ में आएगा कि देखो भाई सेम कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बहुत बार आ गए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आ गए, एम्फोटेरिक पे आ गए, है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी बनाए, मैं तो उठा के दे रहा हूँ ना आपको, ये तो रियल में एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, देन यू हैव करेक्ट आयोनिक रेडियस, देखो ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आंसर आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया, आप क्या कंसिडर करेंगे बच्चों? जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज बहुत ही कम, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज काफी ज्यादा, है कि नहीं। तो आप सोचो क्या आंसर आना चाहिए, सीधा सीधा आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन सी। देखो बस कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा, आंसर आ गया। क्या हुआ देखो भाई, वो बोलता है S2 माइनस, 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये बड़ा, फिर Cl माइनस 1 नेगेटिव चार्ज है तो ये बड़ा, फिर K प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ा छोटा, और Ca2 प्लस डबल पॉजिटिव चार्ज है तो और छोटा। खत्म हो गई बात, कितना इजी। इट विल टेक यू नॉट मोर देन 5 seconds टू आंसर एनी गिवन क्वेश्चन इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है कि नहीं। क्योंकि अपन चतुर वाली पढ़ाई नहीं कर रहे ना, अपन रैंचो वाली पढ़ाई कर रहे हैं ना, 3 इडियट्स में से, है ना। तो अपन कॉन्सेप्ट सीख लिए तो अपने आंसर आ जाएंगे बेटा। ओके चलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी लास्ट टाइम बहुत ऐसे बड़े बोला था, ये यार बड़ा एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बहुत बार आया है ना। 19th वाला ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार करना। ये 5 स्टार डिफिकल्टी के हिसाब से नहीं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से 5 स्टार है। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की बात आती है तो एक्चुअली सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है क्या? नहीं, ये एक्सेप्शन था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाँ ठीक है भाई तू बैठ अपने घर पे, तू इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ मान लिया, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ के अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। और जो एक्सेप्शनल ऑर्डर आपका निकल के आता है वो क्लोरीन के बाद एक्चुअली आता है ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आता है सॉरी क्लोरीन के बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है सल्फर, फिर आता है ऑक्सीजन। तो यानी कि ऑप्शन बी जो आप एक्सपेक्ट करते हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्लोरीन होना चाहिए, बट लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से, एम्प्टी डी शेल भी नहीं है उसके पास, उस वजह से वो स्टेबल उतना फील नहीं करता। तो इसलिए यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इसकी एक अच्छी ये बोल सकते हैं कि बात अगर आप समझो तो मैंने आपको यहां पर जो ट्रेंड समझाया, आप ऐसे देखो टॉप टू बॉटम बिकम्स लेस नेगेटिव, तो फ्लोरीन से क्लोरीन आते आते थोड़ा बढ़ गया, ऐसा देखना आपको, लेस नेगेटिव हुआ ना। मैंने ऐसे लेस नेगेटिव, ये मैंने अभी समझाया ना, लेस पॉजिटिव बोलो या लेस नेगेटिव बोलो, बढ़ जाना, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्लोरीन की है, ठीक है ना, वो एक्चुअली फ्लोरीन से थोड़ी ज्यादा होती है ना, ये मेन चीज है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, टॉप टू बॉटम आते आते बढ़नी चाहिए बट क्लोरीन की एक्चुअली ज्यादा, ये एक्सेप्शन हो गई। और क्या बोल रहा था वो कि भाई लेफ्ट टू राइट आते आते
मोर नेगेटिव होते जा रहा है। और फिर से वो वही पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में 19th वाले क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है कि भाई लेस से मोर नेगेटिव वैल्यू के साथ, देख रहे हो आप, लेस से मोर नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो ऑक्सीजन सल्फर यानी ग्रुप 16 फ्लोरीन क्लोरीन से तो पहले ही आएंगे, क्योंकि लेस से मोर जा रहा है ना नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो आप बोलोगे ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर इधर आ गए, तो टॉप टू बॉटम ऐसा रखेंगे और यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन। और अगेन ऑक्सीजन और सल्फर में भी ध्यान से देखना, सल्फर ज्यादा ऑक्सीजन कम, सेम रीजन। और फ्लोरीन क्लोरीन में भी क्लोरीन ज्यादा फ्लोरीन कम। समझ में आ गया? ऐसे देखना है। तो दैट इज 19 का बी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे कि ये रिपीट भी हुआ है ऑलरेडी। आपको उन्होंने दिया कि 2005 में भी आया था और 2010 में भी आया था, ऐसा कुछ था। या 2005 2010 दोनों इसमें आया था, है ना? ऐसे देखना। चलो ओके। Then you have question 20. Again increasing atomic radius. Very obvious one. अब यहां पर चार्ज नहीं दिया, नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की है, बट हमें ये तो पता है ना टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट कम होता है। तो हमें क्या करना है, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन में टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट कौन सा कहाँ आ रहा है, बस ये लगाना है। अब जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम कैल्शियम की बात करूं तो मैग्नीशियम इधर कैल्शियम इधर, ऐसा आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसे आता है ना। फिर इधर ग्रुप 15 में आएंगे आगे, तो फिर आता है नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, ऐसा। और उसके आगे यहाँ पर फ्लोरीन नहीं आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। तो लेफ्ट टू राइट कौन सा जा रहा है, टॉप टू बॉटम कौन सा जा रहा है, हमको ये जज करना है। कैल्शियम मैग्नीशियम, अच्छा नाइट्रोजन नहीं दिया सर, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन। तो क्या आएगा, सोचो क्या बोला मैंने, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जो है वो कम होगा। तो 20th का आंसर आ जाएगा बॉम्बे। लेफ्ट टू राइट आते आते क्लोरीन सबसे छोटा हो गया, सीधी बात है। तो मैग्नीशियम वाली रो में क्लोरीन तो मैग्नीशियम से छोटा हुआ, समझ में आ रही बात? ओके, तो ये तो क्लियर है कि भाई क्लोरीन और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम से क्लोरीन आते आते साइज छोटी होती गई। तो क्लोरीन सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा फॉस्फोरस, उससे थोड़ा बड़ा मैग्नीशियम, और कैल्शियम तो नीचे आ गया ना, तो वो सबसे बड़ा। तो आंसर आ गया बॉम्बे, यानी कि बी। ऐसे देखना, टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, बहुत इजी। तो हमारा जो साइज का रेशियो जो मतलब कि ये है, ऑर्डर है, वो है क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दैट इज ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई होगी, काफी आसान। अच्छा, और एक चीज की इसमें चार्ज वार्ज की बात नहीं की उन्होंने, आयोनिक रेडियस की बात नहीं की, ध्यान देना, गलती मत करना। वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आयोनिक जब आयोन्स होंगे तब की बात करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है among the following which has the highest cation to anion size ratio। ठीक है, कैटायन टू एनायन का साइज का अगर रेशियो देखें तो हाईएस्ट रेशियो किसका है। तो पहले तो उसने ये बोला भाई कि आपको रेशियो किस चीज का पूछा, उसने रेशियो पूछा है कैटायन इज टू एनायन का, और ये आपको हाई नंबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को कैटायन लार्ज चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल, और मेरे को एनायन एज स्मॉल एज पॉसिबल चाहिए। बरोबर है, समझ में आया? मेरे को ये रेशियो बड़ा चाहिए, इसका मतलब मेरे को न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा चाहिए, तब मेरा रेशियो बड़ा आएगा। समझ में आई बात? तो मुझे इन चारों ऑप्शन में से ये ढूंढना है कि भाई सबसे बड़ा कैटायन कौन होगा। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया यार, सीसियम से बड़ा कैटायन तो नहीं हो सकता ना, लिथियम सोडियम और सीसियम, क्योंकि ग्रुप 1 में क्या है
है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर सीसियम आता है, बरोबर बोल रहा हूं? तो टॉप टू बॉटम आते आते सीसियम की साइज तो बहुत बड़ी होगी बच्चों, तो मेरा आंसर ऑप्शन ए या बी में से ही होगा, इतना क्लियर है? बोलो हाँ की ना। ठीक है, तो सीसियम मेरा होगा। अब आयोडीन और फ्लोरीन दोनों में से छोटा एनायन कौन सा है? थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, बता दो। फ्लोरीन छोटा होगा, ऑफ कोर्स फ्लोरीन छोटा होगा, तो मेरा सबसे बड़ा कैटायन होगा Cs+ और सबसे छोटा होगा फ्लोरीन, तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन बी। कितना इजी, सिंपल बात है कि नहीं? टॉप टू बॉटम आते आते साइज बढ़ती है, हमको पता है, तो भाई सीसियम अपने रो में सबसे नीचे है और फ्लोरीन अपनी वाली रो में सबसे ऊपर है, बस यही तो हमको चाहिए था। सबसे नीचे आ रहा है तो वो बड़ा है, सबसे ऊपर है तो वो छोटा है साइज में, और हमको लार्ज और स्मॉल का रेशियो निकाल के देना था, तो 21 का आंसर हो गया बॉम्बे, यानी कि बी। काफी सिंपल बच्चों, आई होप आप लोगों को कुछ बाउंसर नहीं जा रहा है, सिंपली समझ में आ रहा होगा। ओके, एक मिनट, ओके देखो, वो बोल रहा है किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। तो ये तो पिछली बार अगेन ये फंडा समझाया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? और अगर मैं इसमें ऑप्शन ए को ध्यान से देखूं तो मेरे को दिया है 3s2 3p2, ध्यान से देखना, है ना? ऑप्शन ए में मेरे को 3s2 3p2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि P जो है वो पार्शियली फिल्ड है कि हाफ फिल्ड है कि कंप्लीटली फिल्ड है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे नॉर्मली P में फुल, तो ये तो पार्शियली फिल्ड है, तो इसका तो मेरे को कुछ लेना देना। ऑप्शन बॉम्बे बी देखो, बी बोलता है भाई 3d10 भी है, 4s2 भी है और 4p3 भी है। अब बोलेंगे हाँ यार ये तो सही है, एक मिनट ना, हाँ, तो ये इसमें क्या है देखो, तो इसमें यहां पर हमारे पास 4s2 4p3 है, यानी कि जो P है हमारा वो हाफ फील्ड है। P क्या है? हाफ फील्ड है, ठीक है ना? ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक्सेप्शन है उसके बारे में ये मैंने समझाया था कि भाई नाइट्रोजन में ऐसा सेम फंडा काम आता है, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन बी है हमारा। ऑप्शन डी को देखो, सी फालतू है, सी छोड़ दो, उसमें 3p1 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखो तो ये 3s2 और 3p3 है, तो यहां भी आप बोलोगे कि सर ये भी तो हाफ फील्ड है, सही बात है बोल रहा हूं, ये भी हाफ फील्ड है। अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में कि इन दोनों में से ज्यादा हायर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, ये आपको बात समझनी है। ये पहले ये तो क्लियर हुआ कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों की हमको कंपेयर करनी है, दोनों में हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड से स्टेबिलिटी तो मिलेगी, ठीक है, ये भी बरोबर है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट देखना, अगर मैं कहूं कि आपको शील्डिंग इफेक्ट को कंसीडर करना है, किसको किसको कंसीडर करना है? शील्डिंग इफेक्ट को कंसीडर करना है ना? एक मिनट ना, आपको शील्डिंग इफेक्ट को कंसीडर करना, तो मुझे बताओ कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरह अट्रैक्टेड होते हैं कि नहीं होते? सवाल बहुत सिंपल है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर दे अट्रैक्टेड वेल और नॉट? तो आप पूछोगे कि सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो भाई ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ओवरऑल चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स, बिकॉज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। और समझो यहाँ पर ये शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 4 है, ठीक है? अब ये फोर्थ शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं,
ये न्यूक्लियस चाहता है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचे अपनी तरफ. द न्यूक्लियस वांट्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. करेक्ट. बट इफ देयर आर 10 other electrons here present which are shielding them, इनको वो बचा रहा है, शील्ड कर रहा है, इसलिए शील्डिंग बोला ना. न्यूक्लियस के पुल से उसको शील्ड कर रहा है. क्या बात समझ पा रहे हो? जैसे आप सनस्क्रीन लगाते हो धूप से बचने के लिए, वैसे ये एक छतरी बना रहा है ना. और वो छतरी क्या करती है कि भाई वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट के लिए उसको कम करती है. तो जब शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा. लॉजिकल बात, बोलो हाँ कि ना. जब यहाँ पे इसने शील्ड कर दिया तो इसका अट्रैक्शन आखिर तक पहुंचा नहीं, वो उसको पकड़ नहीं पाया, तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो गया. समझे? तो शील्डिंग इफेक्ट अगर है तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी. इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इजी मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए कि कम एनर्जी चाहिए? कम एनर्जी चाहिए. अब देखो यहां पर आपको वेरी गुड, तो यहां पर आपको 3D का शील्डिंग इफेक्ट मिल रहा है, यहां पर कुछ नहीं मिल रहा. बरोबर कि नहीं? यहां पर 3D के इलेक्ट्रॉन्स का आपको शील्डिंग इफेक्ट मिल रहा है. तो अब बॉम्बे बी में थोड़ा आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली. दोनों को स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड की, दोनों को हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल रही है, पर 3D जिसमें है उसमें थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है जो है थर्ड शेल. तो वो क्या कर रहा है भाई, वो थोड़ा सा शील्डिंग अच्छा दिखा रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो गया, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई. और ये अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? तो हाईएस्ट होगी ऑप्शन डी की, क्योंकि उसके पास शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं है, तो उसको न्यूक्लियस बरोबर पकड़ के रखेगा, प्लस उसके पास हाफ फील्ड वाला स्टेबिलिटी तो है ही, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आई? वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर इज ये वाला जो है, ये बड़े साइज वाला है. देख लो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको. आर्गॉन के 18 प्लस 10 28 प्लस 2 30 और प्लस 3 33, ये आर्सेनिक है. और डी जो है वो फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस छोटा है, जितना छोटा है उतना डिफिकल्ट होगा ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस से उतना नजदीक होगा. ये तो लॉजिकल बात है कि नहीं बच्चों? है ना? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट का जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बता दिया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ये तो बहुत इजी, फिर से वही आ गया यार. कितना रिपीट हो रहा है ये वाला. ये तो अब आप आंख बंद करके बता दोगे ना. 23 का आंसर फटाक से बता दो. करेक्ट ऑर्डर साइज 23, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. ऑप्शन ए, वेरी गुड. देखो ऑप्शन ए सिंपल हो गया ना. जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज सबसे कम. तो ये देखो K प्लस, ये देखो आर्गॉन, आर्गॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं है, फिर Cl माइनस, फिर S2 माइनस. सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन ही थे. कैल्शियम के पास 20 थे, 2 प्लस कर दिया तो 18. पोटेशियम के पास 19 थे, 1 प्लस कर दिया 18. ऐसे करके आप कर लो, कंपेयर कर लो. बहुत सिंपल हो गया. बात समझ में आ गई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, साइज कंपैरिजन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी कंपैरिजन, ये इसमें से आपको ये आने वाला है. ये मैं आपको रेटिंग में दे सकता हूँ. ठीक है, नीट की एग्जाम कभी भी हो, लेट हो, डिले हो, जो भी हो, ये आने वाला पक्का. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें 24th वाला. अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा फिर से अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन, एंथैल्पी फिर से उसने कंपेयर करने को बोला है. और फिर से वही फंडा है कि आपको उसने ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी. तो आपको क्या जज करना है कि ये कौन से रो का एलिमेंट होगा. क्या जज करना है, कौन से ग्रुप का या कौन से रो का एलिमेंट होगा. ठीक है, बस इतना जज कर लेना, आंसर आ जाएगा.
अच्छा, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कम एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन दे देगा, बरोबर है। तो ये जनरली मेटल होना चाहिए, बात समझ रहे हो? जनरली ये क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। ए को देखो ध्यान से, ए को देखो, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 7, ये क्या बना? ये एक्चुअली नाइट्रोजन बना। बॉम्बे देखो, 1s2 2s2 2p5 और 3s1, ये प्रिंटिंग एरर है, 2p6 कर लो। 2p5 कैसे होता है? घोचू है, ठीक है, 2p6 कर लो उसको, 2p5 थोड़ी होता है यार, हाँ, 2p6 3s1। तो ये हो गया आपका, समझो 2 2 4, ये सोडियम हो गया। अरे आंसर ही आ गया अपना यार, आंसर आ गया बॉम्बे। सोडियम की सबसे लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। फिर ये तीसरा है 1s2 2s2 2p6, है ना। ये क्या है एक्चुअली? 2 2 4, और ये नियॉन, नियॉन की तो ज़्यादा ही होती है बहुत, वो तो स्टेबल होता है, क्यों छोड़ेगा। और डी क्या आपकी? 1s2 2s2 और 2p5, ये तो हो गया फ्लोरीन, इसकी तो बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है इसकी। तो ऑब्वियसली आंसर आएगा सोडियम, दैट इज बॉम्बे। काफ़ी सिंपल, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। देन 25th, बहुत अच्छा सवाल है। 25th को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दिया है, तो जो बच्चों का बहुत बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे, चिंता मत करो। क्या है देखो, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन अफिनिटी। अब आप बोलोगे सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मालूम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मालूम है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सुने, प्रोटॉन अफिनिटी क्या होता है? तो भाई प्रोटॉन क्या होता है, सोचो जरा, प्रोटॉन क्या होता है बेटा बच्चों? प्रोटॉन इक्वल टू H+, और जो चीज H+ गेन करे, जो चीज H+ गेन करे वो एक्चुअली कैसी होती है? एसिडिक या बेसिक? अगर किसी चीज को H+ से जुड़ने की, H+ लेने की ज्यादा अच्छी ये है, तो प्रोटॉन अफिनिटी का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? बेसिक। OH- लेने की जिसको टेंडेंसी होती है वो तो एसिडिक हुआ, है ना। प्रोटॉन देने की, प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती तो एसिडिक होता। यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन लेना है भाई, अफिनिटी है, प्रोटॉन से जुड़ना है जाके, तो ये बेसिक हुआ ना। तो घुमा फिरा के वो आपको क्या पूछ रहा था? घुमा फिरा के वो आपको पूछ रहा है कि भाई विच स्पीशीज इज मोस्ट बेसिक। बात समझ में आई? पहले ये क्वेश्चन समझा आपको? वो टेक्निकली आपको पूछ रहा है विच स्पीशीज इज मोस्ट बेसिक। ये क्लियर हो गया? तो वो बोल रहा है कि इसमें से which of the following ionic species has the greater affinity or proton affinity to form a stable compound। मतलब इनमें से किसमें H+ डालने के बाद सबसे अच्छा बेस बनेगा, ये वो पूछ रहा है आपको घुमा के। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है वो? कि तुमको 4 ऑप्शन दिया है भाई, और तुम इसमें से ढूंढो कि ये चारों में से किसमें H+ डालने के बाद सबसे अच्छा बेस बनेगा। बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन ए में H+ डालूंगा तो NH3 बनेगा, बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन बी में H डालूंगा तो HF बनेगा। ऑप्शन सी में H+ डालूंगा तो HI बनेगा, और ऑप्शन डी में बोलूंगा तो H2S बनेगा। तो HI तो एसिडिक होता है, H2S तो एसिडिक होता है, HF तो एसिडिक होता है। आंसर आ गया यार, अमोनिया बेसिक होता है, मालूम है अपने को, कितना इजी। बट उन्होंने घुमा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग वैसे की है, ध्यान से देख लेना, फ्रेमिंग अच्छी की है उन्होंने। समझ में आ गई बात? चलो 26 डायरेक्ट आंसर। अभी इसके बहुत सारे ऐसे हैं ना जो डायरेक्ट आंसर है, एकदम डायरेक्ट आंसर है ना। 26 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक? सेलिनियम, एल्यूमिनियम,
एंटीमनी, बिस्मथ। तो टॉप टू बॉटम आते आते क्या बोला था मैंने, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, सही बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में कराया कि भाई एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, बोलोगे ठीक है, और एक तरीका उसको बोलने का भाई बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ये देखो कहां से कहां आ रहे, कौन से ये सेलिनियम तो एक ग्रुप 16 का हो गया, वो तो छोड़ दो, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है, एंटीमनी ग्रुप 15 का है, और बिस्मथ ग्रुप 14 का है। लेकिन टॉप टू बॉटम नीचे आते आते सबसे बॉटम में कौन सा आएगा, सबसे नीचे कौन सा आएगा। तो पहली तो ये समझ लो कि जो एल्यूमिनियम है वो तो एम्फोटेरिक है, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एंटीमनी है वो तो एम्फोटेरिक ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बी और सी तो ऐसे उड़ा दिए, है कि नहीं। वही जो मैंने लिस्ट लिखवाई है ना, प्रभु अल्लाह सब जन की आज सुनो, ऐसा लिखवाई है ना लिस्ट, तो उसमें आ गया ना अल्लाह में ए एल आ गया, मतलब एल्यूमिनियम, और सब एस बी में आ गया एंटीमनी, बरोबर है। तो आपको ऐसे याद करना कि भाई बी और सी तो गया, सेलिनियम जो है वो तो ऊपर आ रहा है ग्रुप 16 में, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम है, और वो तो एसिडिक बनाएगा, थोड़ा बहुत एसिडिक होता है वो। और बिस्मथ हमारा अपना सबसे नीचे आया, मेटल है तो बेसिक, तो यानी कि Bi2O3 ये आपका बेसिक ऑक्सीजन। लॉजिक क्या है इसके पीछे, टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बेसिक कैरेक्टर को क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज। आप बोलेंगे ठीक है। सिमिलर तरीका आपको 27 नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाना है, सेम टाइप। क्या बोलता है वो, Na2O, Na2S, Na2Se, Na2Te, मतलब सोडियम का किसके साथ कंपाउंड बना है, ग्रुप 16 के ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलुरियम के साथ। तो ऊपर से नीचे आते आते, ठीक है, ऊपर से नीचे आते आते क्या होता है, बेसिक आते हैं, है ना। जब उनके ऑक्साइड्स का कैरेक्टर है तो बेसिक। अब ध्यान से ये चीज सुनना, ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसे रहेगा, बेसिक। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऑक्साइड। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, वो तो ऑक्साइड के लिए है ही। यहाँ पर जब सोडियम के साथ कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है, ये सॉल्ट्स बन रहे हैं ना, ये सोडियम के साथ में उसके सॉल्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी कि बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा एक चीज यहां पे समझना कि पीएच वैल्यू आपको पूछी है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछी है उसने आपको, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू दो टाइप की हो सकती है ना, लो वैल्यू होगी, अगर लेस देन 7 होगी तो एसिडिक में गिना जाएगा, और हायर वैल्यू होगी तो बेसिक में गिना जाएगा। बरोबर बात बोल रहा हूं, समझो बात, ठीक है। अगर लोअर वैल्यू होगी तो एसिडिक में गिना जाएगा, अगर हायर वैल्यू होगी तो बेसिक में गिना जाएगा बच्चों, है ना। अब यहां पर वो बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम और टेलुरियम के साथ सोडियम के सॉल्ट बना दिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ऊपर से नीचे आता है। तो पीएच की वैल्यू को भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम आते वक्त पीएच की वैल्यू को क्या होगा, विल इट डिक्रीज और इंक्रीज, कम होगी कि ज्यादा होगी। अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा तो पीएच की वैल्यू भी ज्यादा, ये लॉजिक समझा। और मैं बोल रहा हूं बेसिक कैरेक्टर आपका टॉप टू बॉटम कम हो रहा है यहां पे, तो पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, 1 की कि 4 की, 1 की, है ना। तो pH1 इज ग्रेटर देन pH2 इज ग्रेटर देन pH3 इज ग्रेटर देन pH4, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, फिर से घूम फिर के आगे उधर ही। आयोनिक रेडियस, क्या आयोनिक रेडियस? ठीक है, आयोनिक रेडियस इज inversely proportional to nuclear charge, inversely proportional to square of nuclear charge, directly proportional to nuclear charge, directly proportional to square of effective nuclear charge। मैंने क्या बोला था भाई, आपका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना छोटा रेडियस होगा, बरोबर बोला था मैंने, ये आपको पहले बताया है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, इसका मतलब बाहर से मैं इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर तो सेम रखा है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालते जाऊं तो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज इफेक्टिवली बढ़ा रहा हूं, टेक्निकली बाहर से निकालना मतलब अंदर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बरोबर बात बोल रहा हूं। और जितना आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हो उतना साइज छोटा आता जा रहा है। तो स्टेटमेंट का कौन सी वाली करेक्ट हुई? सीधी बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। समझो बात को, फिर से समझा देता हूं। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है उतना साइज कम है, बरोबर। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब कि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाले, और बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाले का मतलब अंदर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया, साइज कम हुई, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफी सिंपल। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। फिर से सेम आयोनिक रेडियस, फिर रिपीट, फटाफट बता दो ये वाला, सब बच्चों को आना चाहिए। तो क्या आएगा बच्चों, बताओ। The ions are O2, F minus, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम साइज किसका होगा? गधों, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, चाइनीज में बोल रहा हूं 1 घंटे से, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज कम। और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी साइज ज्यादा, बरोबर है। तो साइज सबसे बड़ी किसकी? ऑक्सीजन की। सबसे छोटी किसकी? एल्यूमिनियम की। ऑप्शंस पढ़ो, आंसर बताओ। तो ए बोलता है भाई इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन, बकवास। डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन, यस। ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम आते आते साइज में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया, ये वो बोल रहा है। चलो क्वेश्चन 30, which of the following statements is wrong? Following order is wrong, ठीक है। Which of the following order is wrong? Sorry, I'm continuously getting कुछ ना कुछ message and call. हाँ, so which of the following order is wrong? वो बोल रहा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये एसिडिक कैरेक्टर को बता रहा है। बता रहा है क्या? टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर को क्या होता है? टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर को कम, एसिडिक कैरेक्टर कम होना चाहिए ना टॉप टू बॉटम आते आते। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? तो ये रॉन्ग है। तो 30th का आंसर सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। मैं भी ज़्यादा फ्लो में बोल गया। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फॉर द ऑक्साइड्स, हियर दे हैव गिवन द हाइड्राइड्स। हमने नोटिस नहीं किया, देखो उन्होंने नाइट्रोजन का ऑक्साइड थोड़ी दिया आपको, उन्होंने आपको नाइट्रोजन का हाइड्राइड दिया बच्चों। देखो जरा,
फिर फास्फोरस का हाइड्राइड दिया है, फिर AS का भी हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन। हम लोग अभी तक जो कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे एसिडिक बेसिक वाले, वो तो हमने ऑक्साइड्स के लिए डिस्कस किए थे ना बेटा, ठीक है। तो अगर हम लोग उस ग्रुप के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो बरोबर है कि भाई टॉप टू बॉटम जो है वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। उल्टा हाइड्राइड्स के लिए उल्टा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। ये मैंने तो मिस कर दिया, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो ऑक्साइड नहीं हाइड्राइड्स दिया उन्होंने। तो हाइड्राइड्स के लिए तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ए तो सही है फिर, ठीक है ना। तो ये एसिडिक कैरेक्टर ये ठीक है। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी बोलता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी हम लोग बात करते हैं। ये उसने ऑर्डर आपको दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ऐसा उसने आपको ऑर्डर दिया हुआ, बरोबर है। पर बेरिलियम और बोरॉन का याद है हमने एक एक्सेप्शन किया था बच्चों, बोरॉन क्या आएगा, बेरिलियम के पहले आएगा, क्यों? क्यों ऐसा, बोरॉन और बेरिलियम में ऐसा फर्क क्यों है? ये भी पिछली बार डिस्कस किया था, रिवाइज कर लें। बोरॉन का नंबर क्या है 5, तो 1s2 2s2 2p1, और बेरिलियम का नंबर क्या है 1s2 2s, 4 नंबर है ना बेरिलियम का। तो देखो s कंप्लीटली फिल्ड है, तो स्टेबिलिटी मिलती है उसको, है कि नहीं, और स्टेबिलिटी मिलती है कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअली ज्यादा निकल के आता है। तो ये लोग ने बी तो रॉन्ग दिया है ना, तो वही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोरॉन इधर आना चाहिए था, बेरिलियम इधर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज 30th। हाँ, मैंने जो मिस्टेक की थी ऑक्साइड और हाइड्राइड में, उसको इग्नोर करना, सॉरी। 31 अगेन फिर से वही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम बोरॉन कार्बन, वही रो में किसको पहला लिखना है किसको बाद में लिखना है। तो इसमें 2 एक्सेप्शन है ना, एक बेरिलियम बोरॉन का एक्सेप्शन है और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब समझो 5 स्टार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से लिखें, नॉर्मल तरीके से, तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, तो हमारा अगर मैं सेकेंड रो लिखूं बी बेरिलियम सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसा होता है हमारा, ठीक है। उसमें हम लोग ने फ्लोरीन तक लिखा ही नहीं है, ये 5 ही लिखे हुए। तो इसमें बेरिलियम बोरॉन का भी एक्सेप्शन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का भी एक्सेप्शन, मतलब बोरॉन पहले, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन ऑर्डर है, ध्यान से देख लेना, ये हमारा मेन ऑर्डर, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन भी इतनी बार करा दिया कि आपको ये एक्सेप्शन जैसा ही नहीं लगता होगा, ये तो अब ये याद ही हो जाएगा कि अच्छा बेरिलियम बोरॉन में भी उल्टा है। जब हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल की भी बात कर सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी सेम फंडा है, वही हाफ फील्ड वाला। बेरिलियम बोरॉन में एस को कंप्लीटली फील्ड वाला बोला था, ठीक है ना, वो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही जस्ट किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है, 32। तो ये तो ऑलरेडी बता दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है एक्सेप्शन जो है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसका सबसे ज्यादा है, ये क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पिछली बार याद है एक एग्जांपल दिया था कि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी है तो पीछे हट जाता है। ये मैंने एग्जांपल दिया था कि वो कुत्ता है जो आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, जब आप गाड़ी रुका तो भाग जाता है वो, ठीक है।
फ्लोरीन के फैंस ऑफेंड भी हो सकते हैं। आजकल लोग ऑफेंड बहुत हो रहे हैं ना नेट पे। मैंने कुत्ता बोल दिया फ्लोरीन को, पता चला, हाँ पता चला कोई धरने वरने पे बैठ गया मेरे घर क्या बाहर आके, आपने फ्लोरीन को कुत्ता कैसे बोला। आजकल क्या है कि लोग जो सेलिब्रिटीज है, शाहरुख सलमान के फैन लड़ रहे हैं, मोदी और राहुल गांधी के फैन लड़ रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। शाहरुख सलमान को फर्क नहीं पड़ रहा, धोनी और कोहली के फैन लड़ रहे हैं, ये नया है। बहुत मस्त लोग हैं अपने देश में, मतलब पब्लिक के पास बहुत टाइम है यार। चलो, तो 32 में सीधा सीधा आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन की है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमारे पास है कौन सा, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ईवी ऑफ बीई एंड बोरॉन। हाँ, बेरिलियम एंड बोरॉन। अच्छा, ये आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, ये वैसे आप देख सकते हो 1998 का ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन था, जहां पर ये वैल्यूज पूछी जाती थी। आपको ये डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज रटने का या मेमोराइज करने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, डोंट वरी। न्यू सिलेबस में जब से आप रिसेंट ट्रेंड्स में देखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट, यू कैन एक्चुअली स्किप दिस क्वेश्चन, इट्स ओके। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे तो आप हर एक फिर याद करने बैठोगे, हर एक रटने बैठोगे। ठीक है ना, obviously it is humanly impossible for you to sit and learn all values of all this thing, है ना। तो 33 का मैं आपको आंसर दे देता हूं, बट उसके पीछे ज्यादा ये मत करो। 33 का ऑप्शन डी। अरे ओके ओके, नेक्स्ट इज 34। बहुत ही आसान क्वेश्चन 34। मेरा वही फंडा, एनायन कैटायन, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा एटम से, है ना। एनायन हमेशा बड़ा, फिर एटम, फिर कैटायन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। ये आपको आपकी यूएसएस जो एररलेस बड़ी वाली बुक आती है ना, उसमें भी मिलेगा, ये आपको आपकी रेफरेंस बुक्स में भी मिलेगा, ये आपको सभी बुक्स में मिलेगा। ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, आयोडीन वाला ही बहुत बार आया हुआ है। ये जेई की बुक्स में भी है, नीट की बुक्स में भी है, सीईटी की बुक्स में भी है, सब जगह ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बॉम्बे। ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बॉम्बे। ठीक है, देन विल गो टू अगेन लार्जेस्ट साइज। नाउ द क्वेश्चंस आर बिकमिंग वेरी इजी। क्वेश्चन 35, आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। सबसे बड़ा साइज ऑप्शन डी ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन डी आंसर खत्म। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं, फटाफट नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। स्मॉलेस्ट साइज ऑप्शन ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे होगे यार हम 96 97 में एग्जाम दे दिए होते, जल्दी पैदा हो गए होते, नहीं, कितने इजी इजी क्वेश्चन है 96 97। कुछ कुछ अजीब है क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस वाले क्वेश्चंस भी है। ठीक है, मोस्ट बेसिक। अच्छा, ये ऑक्साइड्स का कंपैरिजन में ध्यान से देख लेना, मोस्ट बेसिक है ऑक्साइड्स का कंपैरिजन, टॉप टू बॉटम के हिसाब से बोल रहा है वो, है ना। मोस्ट बेसिक तो वो ठीक है बोल ही रहा है, बट वो बोल रहा है ऑक्साइड्स का कंपैरिजन है। तो एल्यूमिनियम और जिंक तो पहले हटा दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मेरे उसमें आ गए ना, एम्फोटेरिक में आ गए वो, बताइए आपको, है कि नहीं। अभी यहाँ पर आता है कंपटीशन है भाई मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है, तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, मैग्नीशियम। कॉमन सेंस यार, मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम जो है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। MgO is more basic than N2O5। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, है ना। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर विच हैज लार्जेस्ट साइज। क्या मतलब,
Seriously? Which has the largest size? 38. Na plus, Na minus. Na minus, of course, that is C. Anion is always larger than the atom, which is larger than the cation. अभी तो किया था, ठीक है. फिर 39 देखो, 39 सेम क्वेश्चन बॉस. 39 जल्दी जल्दी. 39 वो बोल रहा है आपको सामने से, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि सिलिकॉन जो है 4+ चार्ज. हाँ, फिर एल्यूमिनियम. यस, 39 विल बी सी. यस, वेरी गुड. चार्ज जितना ज्यादा है साइज उतनी कम है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बात खत्म. अरे वाह, बहुत ही आसान. इसमें तो एक्सप्लेनेशन भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ. Na+ बड़ा है, Mg2+ उससे थोड़ा छोटा है, Al3+ उससे थोड़ा छोटा है, और Si4+ एकदम छोटा है. ठीक है, ये भी हो गया. उसके बाद आता है इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the atomic volume क्या होता है एटॉमिक वॉल्यूम? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओवरऑल एटॉमिक वैल्यू जो, अगर वॉल्यूम हम देखें लेफ्ट टू राइट आते आते, तो पहले क्या होती है कि थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जाती है और उसके बाद बढ़ती है. क्योंकि अगर आप सोचो थोड़ी दिमाग लगा के कि हैलोजन तक आते आते तो श्रिंक होता है ना एटम. हैलोजन तक आते आते क्या होता है? लेफ्ट टू राइट छोटा होता है. बट हैलोजन से जब नोबल गैस में जाते हो तब क्या होता है? लेस 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 एंड देन बढ़ गया मोर. है कि नहीं? है ना? तो अगर मैं सपोज थर्ड रो का एलिमेंट्स का बोलूं, मैं बोलूं अच्छा सोडियम से मैग्नीशियम से आप जाते जाते क्लोरीन तक पहुंचे, तो आप बोलोगे हाँ साइज कम हो रही है. बट भाई क्लोरीन से आगे आर्गॉन पे भी तो जाना है कि नहीं जाना है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई चल लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, तो वॉल्यूम जो है, मतलब ओवरऑल जो साइज है वो कम होती जा रही है, बराबर है. बट फिर सडनली क्या होती है? बढ़ भी जाती है. तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, घाई करके ए मत मार्क कर दो. घाई करके ए मत मार्क करो. डिक्रीज होता है ठीक है, बट मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी. देखो पहले डिक्रीज हो रहा है, बाद में बढ़ेगा ना. इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टार मार्क किया है कि थोड़ा ये कुछ अलग है. ध्यान से देख लें. ओके, which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third ionization energy? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में हाई डिफरेंस, इसका मतलब क्या है? पहले ये समझो. इसका मतलब कि यार जब आप सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, मतलब कि आप 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हो, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तीसरा निकालने के लिए. मतलब सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस वो पूछ रहा है. ध्यान से सुनना. मतलब फर्स्ट आसानी से निकला, सेकंड आसानी से निकला, पर तीसरा वाला आसानी से नहीं निकलने देगा. मतलब समझ में आया क्वेश्चन का? ध्यान से सुनना. क्या बोला मैंने? हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड का मतलब क्या कि भाई 2 तो आसानी से निकलेंगे, पर तीसरा नहीं निकलने देगा. समझ में आया? तीसरा निकालने के लिए बहुत एनर्जी मांगेगा. बात समझ में आई? है ना? ये वो पूछ रहा है. अब आपको ये लॉजिक दिया तो आंसर फटाक से आ जाएगा. ऑप्शन ए को देखो तो 3s1 है, पहला ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस आएगा ना. पहला वाला निकला, फिर वो नोबल गैस बन गया. ऑप्शन ए में 3s1 है ना. देखो ऑप्शन ए में क्या है? 3s1 है. देखो ध्यान से
दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है कि नहीं? तो 3s1 अगर मैंने निकाल दिया तो अब तो ये नोबल गैस बन गया। तो फर्स्ट तो निकला पर सेकंड निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी मांगा, तो ये तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हुआ ना, समझे? दूसरा वाला देखो तो वो बकवासी है, 3s1 3p1 थोड़ी होता है यार, 3s2 होता है ना, पहले तो 3s2 भरो तो रॉन्ग ही हो, तो छोड़ दो। सी देखो, सी उसमें 3s2 3p2 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ निकालने के बाद डिफरेंस आएगा। और डी ऑप्शन देखोगे ध्यान से तो आपको आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखो 3s2 है, इसका मतलब कि भाई वो बोलेगा ये पहला वाला निकाल ले और दूसरा वाला निकाल ले, मतलब कि 2 प्लस कर ले पहले। जैसे 2 प्लस कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा, अब वो नोबल गैस बन गया। अब तीसरा वाला निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, अब वो नोबल गैस नहीं देता अपने इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना बच्चों, है ना? ओके, देखते हैं। तो सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत ज्यादा यहां पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है बच्चों? देन नॉन मेटल्स आर यू सीरियस? Non-metals are reducing agents? No. Form basic oxides? No. Form cations? No. Are electronegative? Yes. मतलब ये तो यार 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं यार, मतलब सीरियसली। नॉन मेटल्स मेटल्स हैव, जो ऑप्शन ए बी सी है दोज आर वैलिड फॉर मेटल्स, है ना? ऑप्शन डी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बकवास है ये, ठीक है? 43 देखिए, 43 वाला कैटायन एनायन रेशियो, सिमिलर हमने किया था ना, सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था। सबसे छोट हाईएस्ट कैटायन एनायन रेशियो मतलब सबसे बड़ा कैटायन सबसे छोटा एनायन ढूंढना है। इनमें सबसे बड़ा कैटायन कौन है भाई? अच्छा नहीं सॉरी, मिनिमम वैल्यू बोला है, मिनिमम वैल्यू बोला, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसने अपने को मिनिमम वैल्यू बोला है। तो सबसे छोटा कैटायन और सबसे बड़ा एनायन ढूंढना है। अरे तो फिर तो इजी है। 43 ऑप्शन सी। अगेन देखो मिस्टेक की आपने, अगर आप Na प्लस के प्लस और Mg2 प्लस इनमें कंपैरिजन करोगे तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? Na प्लस छोटा आएगा कि Mg2 प्लस छोटा आएगा भैया? हाँ तो ये छोटा आएगा ना, ये छोटा कैटायन है, अपने को मिनिमम वैल्यू पूछा उसने, और क्लोरीन बड़ा कैटायन है, बड़ा एनायन है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि MgCl2। क्लियर हुआ बच्चों? यस, आई थिंक हाँ, ओके। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स हैज अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायॉन्स? एकदम आसान है यार, इसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स दिख रहे हैं आपको? गैलियम, निकल और थैलियम है क्या मेटल? मेटल है कि नॉन मेटल है? निकल आ गया उसमें यार, क्या बकवास है। टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन मतलब वो क्या पूछ रहा है आपको टेक्निकली, बताओ जरा। टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन मतलब कि वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स का ग्रुप पूछ रहा है ना आपसे। तो ऑप्शन ए बी सी डी चेक करो, देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स का ग्रुप है, तो किसी अंधे को भी दिख जाएगा सी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स का ग्रुप है भाई, है कि नहीं? 45 सेम क्वेश्चन, सबसे आसानी से एनायन कौन बनाएगा? ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली या अल्कली? सबसे आसानी से सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है? ऑक्सीजन ग्रुप 15 16 17 या ग्रुप 1? ग्रुप 1 तो मेटल है, वो तो देना चाहता है, वो तो छोड़ दो, डी तो छोड़ दो, ए बी सी में से यार, इजी क्वेश्चन। ग्रुप 15 16 और 17 भाई मेरे, अगर सोचोगे तो यार अपना ग्रुप 15 16 17, ठीक है, ये तो थोड़ा सा बहुत ही आसान, मतलब अगर आप देखो तो ये तो थोड़ा सा इंसल्टिंग क्वेश्चन है यार ये। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 कौन है?
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। बरोबर है बच्चों? अब इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सबसे ज्यादा किसको चूल है भाई मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं? ग्रुप 17, पूरा हैलोजन फैमिली। तो आंसर क्या आएगा बॉस? ऑप्शन सी। इतना सिंपल। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? चलो लास्ट 2 क्वेश्चन, वेरी गुड, खत्म। 46 क्वेश्चन। इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते एटॉमिक मेटालिक कैरेक्टर को क्या होता है? टॉप टू बॉटम आते आते मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते जाते कम होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। देखो, पीरियड में यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते कम हो रहा है और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में आते आते नीचे आते आते बढ़ रहा है। और आखिरी फिर से घूम फिर के हमारा वही साइज वाला क्वेश्चन क्या है? ये तो अब से आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हो। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट साइज? चलो इसको 5 स्टार मार्किंग करना, क्योंकि आप इसमें लिथियम मार्क करके आओगे रॉन्ग हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम। एक मिनट, जिनको नहीं समझा यहां देखो। ठीक है, कि बेरिलियम क्यों आया? क्योंकि आपके दिमाग में बचपन से एक फिट हो गई ये चीज कि अच्छा लिथियम ही छोटा होता है। लिथियम अच्छा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ऑल दैट इज ओके, बट छोटा नहीं होता भाई। देखो यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम ऐसे हैं, कौन से? ग्रुप 2 में। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे जाते हैं, फिर वापस यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम, ऐसा है ना। चारों ऑप्शन को देखो पहले, मैंने ए बी सी डी ऐसे लिख दिए, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अब ग्रुप 2 वाले छोटे होंगे, ग्रुप 3 वाले बड़े होंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते आते साइज बढ़ती है। तो आंसर आपका लिथियम बेरिलियम में से ही हो सकता है, सोडियम मैग्नीशियम में से नहीं हो सकता स्मॉलेस्ट के लिए। बट आप ये भूल गए कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते साइज को क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या हुआ? साइज को डिक्रीज हुआ ना। तो साइज जो है हमारा बेरिलियम का सबसे छोटा, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो आंसर हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? बेरिलियम हुआ। आंसर हुआ सी। समझ में आ गया बच्चों? बढ़िया। तो इस चैप्टर के तो सारे हमने प्रीवियस ईयर के पूरे एकदम निचोड़ डाले और इसमें सारे टाइप हमने कवर कर लिए।